Okay. Okay, class. Let's start. Let's start. So now we'll talk about financial assets and financial liabilities. You have some idea about financial assets. आपको आइडिया है फाइनेंशियल लायबिलिटीज का भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया है, ठीक है? उसी आइडिया के ऊपर बिल्ड अप करेंगे और देखेंगे कि रिपोर्टिंग की फॉर्म में उसको किस तरह रिपोर्ट करना है, मेजर किस तरह करना है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस तरह होते हैं. फॉर दैट यू विल नीड कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए. You should know terms like interest rates, effective rates of interest. ये क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, मैं उस डिटेल पे नहीं जाऊंगा. मैं आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन सिखाऊंगा जो इधर है. But in case you need supporting material, so I will give you the links जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, जो मेरे कोर्सेज ऑलरेडी हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं बिजनेस फाइनेंस के कोर्सेज के, ठीक है? Okay. So this is about financial assets and financial liabilities. पहले तो ये स्टैंडर्ड आया कि ये फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज का स्टैंडर्ड आया है. पहले तो ये जरूरी है. देखें, फाइनेंशियल एसेट्स हैव बीन इंक्रीजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम. मैंने तो फिर भी वो ट्रेडिशनल एसेट्स ज्यादा देखे हैं. आप लोगों ने तो शायद मेरे ख्याल में जब से पैदा हुए आप लोग फाइनेंशियल एसेट्स ही देख रहे हो, ठीक है? अर्ली 2000 से यू आर लुकिंग एट फाइनेंशियल एसेट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. डिजिटल एसेट्स, क्या करना है उनको, स्वैप्स, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, ठीक है? और आप लोगों के हिसाब से वो बहुत ज्यादा है. तो अब अगर इतनी ज्यादा वो चीजें हैं तो उनकी कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा मसला है. एक तो सबसे पहले उनकी अंडरस्टैंडिंग बिकॉज़ दे आर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ठीक है? ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, ठीक? फिर उसके बाद इनकी कैलकुलेशंस भी करनी है, फिर उसके बाद उनको प्रेजेंट भी करना है, फिर एक ऐसी ट्रीटमेंट देखनी है which will be universal and which can be applied throughout the world, and each and everyone would be using that for their financial position और फाइनेंशियल जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसके अंदर शो करना, ठीक है? सो दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ दिस स्टैंडर्ड कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स ज्यादा होते जा रहे हैं ताकि आपके पास एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट हो उन एसेट्स की और हर कोई अपनी मर्जी से उसकी ट्रीटमेंट्स ना करे, ठीक है? सो दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स स्टैंडर्ड का which is about financial instruments and it includes both financial assets and financial liabilities, ठीक है? You understand कि assets and liabilities में फर्क है. एक आपकी obligation है और एक आपके पास है which will be acting as a resource for you. अब जो liabilities हैं आपकी, जो आपकी assets हैं, वो आप equity capital भी हो सकता है, आप debt instruments भी हो सकते हैं. इसके अंदर debt instruments बहुत ज़्यादा आते हैं because it gave way to raise debts. Now you could raise debts easily. अच्छा, आप लोगों के equity के अंदर भी हिस्सा ले सकते हैं, so it will become your investments, वो भी हो सकता है. फिर इसके opposite side पे अगर हम चले जाएं, इसके बिल्कुल opposite side देख लें, so then it will become an obligation or a financial liability, ठीक है? तो वो फिर आपकी financial asset की बजाय financial liability हो जाएगा, which will be exactly opposite. So if you understand what is a financial asset, then you can easily understand what is a financial liability, क्योंकि वो बिल्कुल इसके opposite है. जो financial asset है उसके बिल्कुल opposite है. आपने जो फाइनेंशियल एसेट्स पढ़े थे वो आप लोगों ने पढ़ा था सिंपली कि वो कैश होता है और कैश हमारा फाइनेंशियल एसेट है किसी का, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट दीस थिंग्स इन डिटेल विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टैंडर्ड. अब स्टैंडर्ड के मुताबिक वो क्या-क्या चीजें हैं और उनको रिपोर्ट किस तरह करना है स्टार्ट करते हैं. पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. यू ऑलरेडी हैव सम आइडिया अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है फ्रॉम योर कोर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, किस चीज का? फाइनेंशियल एसेट का. क्या तो फिर फाइनेंशियल एसेट क्या होगा? क्लेम. किस चीज का क्लेम? जी जी क्लास नहीं. क्लेम ऑन व्हाट? क्लेम ऑन एसेट. तो क्लेम ऑन एसेट तो सारी ऑब्लिगेशन इज एक्चुअली अ क्लेम ऑन योर एसेट. हर ऑब्लिगेशन जो आपका है वो आपका किसी न किसी एसेट के ऊपर क्लेम आ जाएगा, ठीक है? चलिए इसको देखते हैं, थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशंस को देखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या चीज है. देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो होगा जो एक फाइनेंशियल एसेट को राइज करेगा या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को. अब वो फाइनेंशियल एसेट क्या और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या है, नाउ दैट इज अनदर क्वेश्चन कि वो चीजें क्या होंगी. ओके, अच्छा, ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूं कि व्हाई इज दिस स्टैंडर्ड नेसेसरी, ठीक है? मैं आपको बता चुका हूं. इफ यू वांट टू गो थ्रू इट यू कैन, बट द मेन आइडिया इज दैट इकोनॉमी वाज ग्रोइंग, ओके, एंड people came up with these instruments, these new instruments, and so there was a need to have a similar treatment so that people can show them in their financial statement of financial position, or if they were earning something from that, उसको recognize कब करें,
उसमें से कोई प्रॉफिट आएगा तो वो अनरियलाइज्ड है, गेन है, या रियलाइज्ड है, कब रियलाइज बनता है, और अगर अनरियलाइज है तो उसको कहां पे रिपोर्ट करेंगे, अगर रियलाइज है तो उसको कहां पे रिपोर्ट करेंगे, किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में वो चीज आएगी, कितनी आएगी, किस तरीके से मेजर करना है उसको। तो ये सब बातें थी जो कि which gave way to this standard। उसकी वजह से ये स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आया, ताकि आपको पता चले कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। We are actually doing 3 reporting standards over here. One is IAS 32, which is about financial instruments presentation, कि आपने उसको प्रेजेंट कहाँ पे करना है, किस जगह पे प्रेजेंट होगा, किस हेड के अंदर आएगा, कहाँ पर आएगा, एक। Secondly, IFRS 7 जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, it is about disclosures, कि आपने डिस्क्लोजर्स कौन-कौन से देने हैं। The third one is IFRS 9, which is about financial instruments in particular, ठीक है। IAS 32 आपको बताता है कि वो कहाँ पे शो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रेजेंटेशन की जरूरत, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, या अगर उसका कोई प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है और रियलाइज्ड है या नहीं है, अगर अनरियलाइज्ड है तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में किस जगह पे आएगा, एक चीज। सेकंड अबाउट देयर डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स किस क्या-क्या चीजें आपको बतानी है, ठीक है, वो किस तरीके से आपने डिस्क्लोज करना है, किस तरीके से मेजर करना है, ठीक, और कब उसको कब आप कहेंगे कि हाँ अब वाकई ये मेरी लायबिलिटी बन गई है, या वाकई ये मेरा एसेट बन गया है, किस टाइम पर इट बिकम्स योर एसेट और इट बिकम्स योर लायबिलिटी। Then the last one, the IFRS 7, which is about disclosure, वो आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या-क्या चीजें उसके बारे में डिस्क्लोज करनी है। Now the definition of a financial asset, और मैंने आपसे कहा था कि financial liability is exactly the opposite of financial asset। तो अगर आप इसको समझ लें तो आप इसको समझना आसान हो जाएगा। ओके, सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि आपने जो पढ़ा financial asset वो कैश के बारे में पढ़ा था, ठीक है। Back in chapter 7 of your accounting, second accounting course जो आपने पढ़ा, आपने कहा था कि financial एसेट है और कैश है, ठीक है। सो फाइनेंशियल एसेट आपका कैश, एक तो हो गया कैश, लेकिन कैश तो खाली कैश है, वो तो आजकल यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ये चीज है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का राइट आपको देता है, इस चीज का राइट देता है कि आइदर यू विल बी रिसीविंग कैश और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी या तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके थ्रू आपको या तो कैश मिलेगा उसके बदले, या आपको कोई और फाइनेंशियल एसेट मिलेगा किसी और जगह से, ठीक है। सो इट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी, और इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज। एक तो ये हो गया कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके बदले में मुझे फ्यूचर में उसके बदले में कोई पैसे मिल जाएंगे, या पैसे मिल जाएंगे या मुझे एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। एक ये हो गया कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें मेरे पास राइट है कि मुझे फाइनेंशियल एसेट्स हम लोग एक्सचेंज कर रहे होंगे, टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज किसी भी एंटिटी के साथ, और चूंकि इट इज अ फाइनेंशियल एसेट सो इट इज अ फेवरेबल कंडीशन, किसी फेवरेबल कंडीशन, बिकॉज़ इट्स एन एसेट सो इट्स अ रिसोर्स, तो इसका मतलब ये दिस इज समथिंग गुड फॉर मी। या किसी भी एंटिटी की इक्विटी के अंदर आपको हिस्सा मिलता, सो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली योर फाइनेंशियल एसेट, या तो वो कैश हो, या आपको उसके बदले में कोई कैश मिल रहा हो, या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल रहा हो, और या उसको देकर, एक फाइनेंशियल एसेट को देकर आप दूसरा फाइनेंशियल एसेट ले रहे हो या फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेकिन इट विल बी अ फेवरेबल सिचुएशन, which means आपके लिए वो चीज एसेट होगा, कोई चीज वैल्यू की होगी, और या फिर आप किसी की इक्विटी के अंदर आपको हिस्सा मिल जाए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट। एग्जांपल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑप्शंस, इक्विटी शेयर्स, जब आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो दीस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट्स। इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? आपने जो 3 चीजें इससे पहले पढ़ी थी वो थी कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स, याद आया चैप्टर 7, ठीक है, वो ये चीज थी। अब हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं और हम इंक्लूड कर रहे हैं कुछ और कॉम्प्लेक्स चीजों को, which are options, swaps, futures, forwards, which you will cover in semester 7 inshallah with you, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? यस। ओके, अब फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट, एग्जैक्टली द ऑपोजिट। किस तरह? फाइनेंशियल लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी,
ये ऑब्लिगेशन। एसेट में आपने क्या पढ़ा था सबसे पहली चीज कि आपको कैश, फाइनेंशियल एसेट क्या है, कैश है ना, तो फिर ये क्या होगा कि ये कैश देना होगा, ये ऑब्लिगेशन है कि कैश देना है। वहां पे हमने कहा फाइनेंशियल एसेट कि मेरे पास कैश है, या एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं जिसमें मुझे कैश मिले या फाइनेंशियल एसेट मिले, तो यहां पर क्या होगा कि मैं कैश किसी को दूंगा या फाइनेंशियल एसेट किसी को दूंगा, ठीक है, वहां पे आपको मिल रहा था, सो दैट वाज द फाइनेंशियल एसेट। हियर इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, आप किसी को वो चीज देंगे, या कैश देंगे या फाइनेंशियल एसेट देंगे। नेक्स्ट हमने कहा था थर्ड चीज फाइनेंशियल एसेट कि एक्सचेंज कर रहा हूं, मुझे एक्सचेंज में मिल रहा है एक फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी, और उसका कंडीशन फेवरेबल है, यानी इट इज समथिंग ऑफ वैल्यू। यहां पर मैं एक्सचेंज कर रहा हूं फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी किसी भी और एंटिटी के साथ, लेकिन उसका जो कंडीशन है दैट इज अनफेवरेबल, मुझे लायबिलिटी मिलेगी, मुझे लायबिलिटी मिलेगी, ऑब्लिगेशन हो जाएगी। वहां पर मेरे पास एक चीज वैल्यू की आ रही थी, रिसोर्स आ रहा था, तो वो मेरा फाइनेंशियल एसेट था। यहां पर मैं एक्सचेंज अगर करूंगा तो मेरी लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, सो दिस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। थर्ड हमने यहां पर आखिरी चीज क्या कही थी कि मैं किसी की इक्विटी के अंदर हिस्सा ले लूं, ठीक है, किसी एंटिटी की इक्विटी के अंदर मेरा शेयर आ गया। अब यहां पर क्या हो गया कि मेरी इक्विटी के अंदर किसी और को हिस्सा मिल जाए, दैट विल और मे बी सेटल्ड इन द एंटिटीज ओन इक्विटीज। सो दिस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड दैट वाज अ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल लायबिलिटी, अब देखो वहां पे एक ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, अकाउंट रिसीवेबल, तो फिर इसका ऑपोजिट क्या बनता है, पेबल, पेबल, ठीक है। वहां पर आपके पास था ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन, यू हैव सम आइडिया अबाउट ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस नहीं है, भूल जाए, ठीक है, इस वक्त के लिए भूल जाए। अच्छा, अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, तो आपके दिमाग में पहली चीज आती है कि ऑर्गेनाइजेशंस इशू बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सो दैट इज एन एग्जांपल, ठीक है। इस तरह का जो लोन आप लेते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट, जहां पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप उसको ये पैसे देंगे, या अक्सर हम उसे ये कहते हैं कि ठीक है आप प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, आप मेरी इक्विटी के अंदर हिस्सा मिल जाएगा आपको, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या ऑप्शंस, ऑप्शन शेयर्स इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। डेफिनेशंस क्लियर है क्लास? क्लास की डेफिनेशंस क्लियर है? सेकंड कंडीशन का सर एग्जांपल, सेकंड किसका? फाइनेंशियल लायबिलिटीज में सेकंड कंडीशन, फाइनेंशियल लायबिलिटी में सेकंड कंडीशन का, टू एक्सचेंज अ फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल, ठीक है। हमने वहां एसेट में कहा था कि इट इज समथिंग फेवरेबल, कि हम एक्सचेंज करते हैं कुछ एसेट्स या कोई फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेकिन वो फेवरेबल है मेरे लिए, यानी वो मेरा एसेट है, मुझे कोई चीज वैल्यू की मिल गई है। यहां पर मैं एक्सचेंज करता हूं कोई फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी और मुझे उसका अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी मुझे एक ऑब्लिगेशन मिल गई उसके बदले कि मैंने पे करना है कुछ। किसी भी यहाँ पे किसी भी एग्जांपल को ले लें, एनी एग्जांपल कैन फिट इन ओवर इट। टेक द एग्जांपल ऑफ अ डिबेंचर लोन। मैं आपसे कहता हूं कि हम लेकर डिसाइड करते हैं कि आप मुझे पैसे दे दें, मैं इसके बदले में 5 साल बाद आपको पैसे वापस करूंगा, ठीक है, और उसके बदले में आपको कुछ पैसे साथ साथ देता रहूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, और एट मैच्योरिटी आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दूंगा, ठीक। सो मैंने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, जिसका नाम डिबेंचर या बॉन्ड रख दिया, और वो मैंने आपको दे दिया, और उसके बदले में मैंने आपसे एक फाइनेंशियल एसेट ले लिया विच इज कैश, ठीक है। या अगर आप मुझे कहें कि पेबल्स मैं आपको ऐसा ऐसा करके दूंगा, लेकिन होता नहीं है इस तरह ऐसा आपको उसी वक्त देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉलेबल चीजें हैं, ठीक है, या डिफरेंट कॉल्स होती हैं उसकी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, तो उसमें फिर आप ऐसा ऐसा करके वो पेमेंट्स दे होते हैं। तो अगर वो केस है तो भी आपने ऐसा ऐसा पैसे देने, और अगर अभी आपने नहीं दिए, बोथ द केसेस इट इज अ फाइनेंशियल एसेट। तो मुझे फाइनेंशियल एसेट मिल गया, आपको भी फाइनेंशियल एसेट मिल गया, ठीक है। आपके लिए तो वो एसेट हुआ, लेकिन मेरे लिए तो एक लायबिलिटी अराइज होगी, तो मेरा अनफेवरेबल कंडीशन है कि अब मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक लायबिलिटी आ जाएगी कि मैंने बाबर को इतने पैसे देने हैं, और हर साल उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता जाएगा, मैं हर साल आपको इंटरेस्ट भी देता रहूंगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ फाइनेंशियल एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी।
Clear है class? अब तक clear है? Okay. Now let's have a look at these different examples. Identify which of the following are financial instruments. ठीक है? Inventories. Inventory financial instrument होता है? No. नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? एसेट तो है लेकिन फाइनेंशियल एसेट भी तो एसेट होता है. हाँ अभी किसी ने कुछ बोला? हाँ ये आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया ना किसी के साथ. कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आपको वो चीज मिली और उसके बदले में आपने कोई चीज दी और नहीं कहा था एक्सचेंज वाला केस. या अगर एक्सचेंज वाला केस नहीं है, पहला केस देखें, डेफिनेशन वन बाय वन देखें. इज इट अ कैश? नहीं. इज इट एन एसेट जो कि आपको कैश या उस तरह का कोई चीज आपको मिल रही है? नहीं. ये तो आपके पास ऑलरेडी एक चीज पड़ी हुई है, एक फिजिकल एसेट है which is a non-current asset and it's not a financial instrument since there is no present contractual right to receive cash. इसके बदले में आपको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है. ये तो इन्वेंटरी है, जब बिकी कोई आएगा तो मैं बेच दूंगा. कोई कॉन्ट्रैक्चुअल तो नहीं हुआ होगा ना कि हाँ मुझसे ये चीज खरीदेगा. अगर खरीदेगा तो वो क्या चीज बन जाती है? उसको क्या बोलते हैं? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा उसमें ये होता है कि मैं अभी से इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं. ठीक है, मैं इलियास के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, इलियास मुझसे 4 साल बाद मार्कर खरीदेगा इतने रेट में खरीदेगा, जो भी फिर हुआ फिर हो. सो दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. वो फिर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक फाइनेंशियल एसेट है. उसको बोलते हैं फ्यूचर्स. ठीक है, फॉरवर्ड्स. ठीक, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है क्लास, यू आर विद मी ना? ओके. इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा. इसमें काफी चीजें आपको पहले नहीं पड़ी. इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स. इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स. ऊपर हम लोगों ने क्या कहा था कि जब किसी की इक्विटी में आपको हिस्सा मिल जाए. एन इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स इज अ फाइनेंशियल एसेट सिंस इट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर इक्विटी. मैंने आपसे कहा था कि किसी की इक्विटी में आप हिस्सा ले, ये थर्ड पॉइंट था. या कोई आपकी इक्विटी में हिस्सा ले ले, सो दैट विल बी अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. ठीक है, तो ये हो गया. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स विल बी फाइनेंशियल एसेट. अच्छा, प्रीपेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज. प्रीपेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज. आप प्रीपे कर दें, आप प्रीपे कर दें, आप पहले से पैसे देते हैं और वो चीज आप ऐसा ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो. जिस तरह आपका टेलीफोन का फोन का बैलेंस, जिस तरह आप प्रीपेड रेंट या प्रीपेड इंश्योरेंस. तो फिर Is it a financial asset? Yes. देखिए 4 कंडीशन पड़ी थी ना. पहला था कैश. कैश है ये कैश है? नहीं है, हटा दें. सेकंड, इसके बदले में कैश मिलेगा? नहीं मिलेगा ना. या इसमें कोई फाइनेंशियल एसेट मिलेगा? क्या कोई फाइनेंशियल एसेट मिलेगा या लायबिलिटी मिलेगी या कोई फेवरेबल कंडीशन है? ये तो देखिए मैंने पैसे दिए कि ये मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या गुड्स प्रोवाइड करेगा. क्या फाइनेंशियल एसेट के बीच में बात आई? नहीं आई. प्रीपेमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विस आर नॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्योंकि ये मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी द रिसीट ऑफ गुड और सर्विस. ये तो मुझे गुड और सर्विस नहीं दी. वहां पे तो हमने ये कहा था कि कोई एसेट मुझे आ रहा एक्सचेंज में या कोई लायबिलिटी आ रही हो या फाइनेंशियल एसेट आ रहा है या फाइनेंशियल लायबिलिटी आ रही हो और एक फेवरेबल कंडीशन. तो यहाँ पे तो वो मुझे ये कह रहा है कि यार पहले से पैसे दे दो और मैं ऐसा ऐसा करके आपको सर्विस प्रोवाइड करता रहूंगा. ठीक है, हर रोज आके आपकी जगह साफ करके व्हाटएवर. ठीक है, हर रोज आके आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करूंगा, आपकी इंश्योरेंस कर लिया करूंगा. ठीक है, थिंग्स लाइक दिस. ओके, लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्सेस. लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्सेस. देखिए डेफिनेशन कल मैंने आपसे बात की थी. व्हेनेवर इन डाउट गो बैक टू बेसिक्स. बेसिक्स पे चल जाए, डेफिनेशन पे जाए. क्या ये कोई कैश है? क्या ये आपको कोई एक्सचेंज में कैश या कोई फाइनेंशियल एसेट दे रहा है? क्या ये इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है? नहीं. बस इसमें से एक भी नहीं आता. तो फिर लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्सेस क्या है कि आपने इनकम टैक्स पे करना है, बाद में पे करना है आप. ठीक है, लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिंस द ऑब्लिगेशन इज स्टैट्यूटरी. इनकम टैक्स इज बाय लॉ. लॉ के थ्रू है ना, लॉ ऑफ द लैंड है ना कि इनकम टैक्स पे करना है. आपको कंट्री का लॉ कहता है ना कि इनकम टैक्स पे करना है. अगर आप किसी और जगह पे होंगे उस कंट्री का लॉ अपने मुताबिक आपसे कहेगा कि आपने टैक्स पे करना है. ठीक है, सो इट इज स्टैट्यूटरी रादर देन कॉन्ट्रैक्चुअल. ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं, ये तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है. इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान
then you need to pay tax on this and this thing. इस तरह होता है ना, इनकम टैक्स इस तरह होता है ना, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि इफ यू आर अ रेजिडेंट, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं आजकल ये नहीं? अच्छा नहीं, सॉरी, आप तो इनकम टैक्स स्टार्ट नहीं किया। अच्छा सही है, सॉरी, जो मैंने कहा उसको दोबारा इरेज कर दें। मेरे को इतना याद है, इतना, ठीक है, सिर्फ इतना याद है बस। ओके, थर्ड, शेयर ऑप्शन, an entity's obligation to issue its own shares. A share option, an entity's obligation to issue its own shares. Financial liability. A share obligation is a option is a financial instrument. Since a contractual obligation, एक obligation है, liability है, exist कि मैं ये शेयर इशू करूंगा, डिलीवर एंड एग्रीमेंट, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि किसी, या तो आप किसी की इक्विटी में हिस्सा दें या कोई आपकी इक्विटी के अंदर हिस्सा दे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, सो दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। सही है। अब ये चार चीजें याद हो गई डेफिनेशन की। जो भी आपसे एग्जांपल आए आपके सामने कि ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं, इन चार चीजों के ऊपर इसको चेक करना है। अगर है सो इट्स अ फाइनेंशियल एसेट, अगर नहीं है तो बस इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। सिंपल, इसी तरीके से देखना है और कोई तरीका नहीं है इसको देखने का। गॉट द आइडिया क्लास? गॉट द आइडिया? जाओ आगे। ये सारी बातें क्लियर है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। जाए आगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब यार इसको रिकॉर्ड कैसे करें? इन चीजों को रिकॉर्ड किस पे करें, मतलब किस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया करें, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया करें, और फिर आगे अगले साल किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करें, ठीक है। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज द इनिशियल रिकॉग्निशन कि उसको शुरू में किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूं, और फिर उस सब्सिक्वेंट हर साल बाद उसको किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूं। ओके, सो फाइनेंशियल लायबिलिटी, फिर से फाइनेंशियल लायबिलिटी record it at the amount what you are getting. कितने पैसे मिल रहे हैं, सिंपल वर्ड्स, जितने पैसे मिल रहे हैं उसको ऑब्लिगेशन बोलेंगे, ठीक है। मैंने बाबर के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एक साइन किया और इसने मुझे कहा कि ये मुझे 1000 रुपए देगा, 5 साल बाद मैं इसको 1050 रुपए वापस करूंगा, ठीक है, 1050 रुपए वापस करूंगा। A financial liability is initially recognized at its fair value, ठीक है। ये जो हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसकी फेयर वैल्यू क्या है? ये फेयर वैल्यू क्या होती है? दिस इज द नेट प्रोसीड्स ऑफ द कैश रिसीव्ड। सिंपल वर्ड, कितने पैसे मिले मुझे, कितने पैसे मिले? बाबर ने मुझे 1000 रुपए दिए ना, इसको मैंने वापस कितने करने हैं? 1050। तो शुरू में 1050 पे इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इनिशियल रिकग्निशन होगी नेट प्रोसीड्स, जितने पैसे मुझे आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, 1000 पे रिकॉर्ड करूंगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है कि दरमियान में कोई डीलर हो, कोई ब्रोकर हो और 50 रुपए वो ले ले, तो फिर मुझे कितने पैसे मिले? 950, 950, 1000 रुपए थे ना, तो मुझे 950 मिले, तो मैं किस अमाउंट में रिकॉर्ड करूंगा? 950, जो मुझे मिले, सिंपल वर्ड्स, जो मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, जो मुझे मिल रहे हैं। मेरा एग्रीमेंट है, इसको मैंने वापस करने हैं 1050, बट देन यू विल से सर लायबिलिटी तो आपकी 1050 है, आप इसको रिकॉर्ड 950 पे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर मैं ऐसा ऐसा रिकॉर्ड करूंगा ना, मैं कहूंगा ना कि वो जो 50 है वो इसको मैंने एक्स्ट्रा देने हैं, तो वो इसकी कॉस्ट है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है कि मैंने इसको देना है। कॉस्ट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग? क्या चीज होती है? हाँ, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट, इसका ये नाम भी है, ये नाम भी है, ठीक है। अब आगे इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। ये बात क्लियर है कि रिकॉर्ड करना है जितने पैसे आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने 5 साल बाद कितने पैसे देने हैं, इसको नहीं देखना, ठीक है। कितने पैसे आपके पास आए, नेट प्रोसीड्स ऑफ द कैश रिसीव्ड, ठीक है। इट सेज नेट प्रोसीड्स ऑफ द कैश रिसीव्ड लेस एनी कॉस्ट ऑफ इशूइंग द लायबिलिटी। उसको इशू करने के लिए मुझे एक बॉन्ड्स को इशू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? अभी तो कह रहे थे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस बॉन्ड्स इसी तरह मैं सुबह सो के उठूंगा और बॉन्ड्स इशू कर लूंगा, तो उसके ऊपर अगर आपने पब्लिक करना है तो पब्लिक इशू के लिए आपको एडवर्टाइज करना होता है,
ठीक है, या मैं अक्सर किसी को अपॉइंट करता हूं एज अ, कम ऑन क्लास, एज अ अंडरराइटर, ठीक है, उसका कमीशन हो गया या उसकी फीस हो गई, तो वो सारी चीजें। तो देखें लेस एनी कॉस्ट ऑफ इशूइंग द लाइब्रेरी। यहां पर मेरे केस में वो 50 रुपए थे जो उसने दिए थे, तो मुझे 950 मिले तो मैं 950 रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो जो भी मुझे मिलेंगे पैसे मैं वो रिकॉर्ड करूंगा इनिशियली, फिर सब्सिक्वेंट देखते हैं ना कि सब्सिक्वेंट क्या करना है। आप कहते हैं कि सर ये पैसे इनका तो रिकॉर्ड रखना है, तो रखना है, देखते हैं उसका क्या करना है। ओके, आगे क्या करूंगा। अब इसको आगे जब अगला साल आएगा, या वो तो मैं उस वक्त हुआ जिस वक्त मेरा इसका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ, फिर जब वो जाएगा और वो अगला साल आएगा तो मैं कैरेट एट एमोर्टाइज कॉस्ट, इसको बोलते हैं एमोर्टाइज कॉस्ट। अब ये एमोर्टाइज कॉस्ट क्या चीज होती है, ठीक है। ओके, एमोर्टाइज कॉस्ट अदर देन लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स एंड लायबिलिटीज, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, यहां पर आ जाए। ये क्या है, ये जो चीज है ये कहीं पर आ नहीं रहा, इसको इसमें आपसे कह रहा हूं उसको भूल जाए। ये कहता है कि ये इस पे करना है लेकिन इन चीजों को नहीं करना, डेरिवेटिव्स को नहीं करना। डेरिवेटिव्स अब तक आप लोग नहीं पढ़े हुए, आपको मैंने कहा था फ्यूचर फॉरवर्ड, आपने कहा नहीं पढ़े हुए, ऑप्शंस वगैरह, ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। डेरिवेटिव्स को क्यों बोलते हैं कि अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी और जगह से, ठीक है, किसी और इंस्ट्रूमेंट से डिराइव कर रहे होते हैं। तो ये चीज आप लोग इंशाल्लाह सेमेस्टर 7 में पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो फिर आपको अगर मैं पढ़ा रहा होगा तो फिर तो पता नहीं, आपको शायद गानी याद आ जाए, और अगर कोई और पढ़ा रहा हो तो मैं याद आ जाऊंगा, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छे थे, ठीक। ओके, अभी भी आज के भी मेरे स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर बहुत अच्छे हैं, ठीक, क्योंकि आपने जो पढ़ा रहे हैं वो मेरा ही स्टूडेंट है, और वो जब पढ़ा रहा है तो फिर कुछ और ही पढ़ा रहा है। ओके, सो ये चीजें नहीं है, इनको फिलहाल के लिए भूल जाए, ठीक है, इनको फिलहाल भूल जाए। ये चीजें यहां पर हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एमोर्टाइज्ड कॉस्ट के ऊपर। अब ये एमोर्टाइज्ड कॉस्ट है क्या, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब ये एमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, गौर से देखिएगा। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट करना है, यू विल गेट द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कौन सी थी, हाँ, जो अभी आपको पहले कहा, आइदर यू कॉल इट एज फेयर वैल्यू और यू कॉल इट एज द नेट प्रोसीड्स ऑफ द कैश रिसीव्ड माइनस एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है, ये चीज है। ये वाली वैल्यू ले लेंगे, इसके अंदर ऐड क्या करेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप कहेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने आपसे पहले पूछा था कि ये चीज आती है कि नहीं आती, आपने कहा आती है, क्या है, एडजस्टेड फॉर, अब इन्फ्लेशन तो ना बोले, बस एडजस्टेड फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, इट कैन बी इंटरेस्ट, कैन बी अदर फैक्टर्स, कैन बी अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। सो दैट वुड बी योर इफेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक, माइनस इंटरेस्ट पे। कुछ पैसे तो मैं दे रहा हूँ ना, बाबर को मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ हर साल इंटरेस्ट के, ठीक, तो वो चीजें माइनस कर दूंगा, लेकिन जो असल में जो खर्चा इसका आ रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारा खर्चा होगा इसके ऊपर, तो वो सारा इफेक्टिव इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब this 950 will not be 950 anymore, it will be more than 950. Got the idea now? हम कह रहे थे ना कि सर ये कैसे जस्टिफाइड है कि मैंने बाबर को पैसे ज्यादा देने हैं लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड 950 के ऊपर कर रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कि अगले साल जब आएगा ना, जब मैं इसको अगले साल पे रिकॉर्ड नहीं, अगले साल पे जब इसको लिखूंगा तो फिर मैं इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने कर दिया, मैंने शुरू में इसको रिकॉर्ड कर दिया एट दी फेयर वैल्यू व्हिच इज दी net proceeds of cash received less any expenses incurred to issue it। फिर अगले साल इसमें ऐड कर दूंगा इफेक्टिव इंटरेस्ट, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, माइनस इंटरेस्ट पेड, जो मैंने इंटरेस्ट पे किया। इसके भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस फॉर्मूले को क्लियर करते हैं। क्लियर है इंटरेस्ट में क्या क्या आता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट में क्या क्या आता है। गुड, ओके, आ जाए नीचे। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट में क्या क्या आता है, देखें, वो कह रहे हैं जो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं बाबर को, वो कुछ और चीज है, उसके साथ इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट पेड। इफेक्टिव इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस अमाउंट। इफ इट इज द सेम देन इट इन इफेक्ट इट विल बी जीरो, है ना, फिर तो कैंसिल हो जाएंगे ना ये इफेक्टिव इंटरेस्ट, अगर ये दोनों सेम हो तो फिर कैंसिल हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा नॉर्मली ये अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है, कभी-कभी हो सकता है थियोरेटिकल पर्पसेस के लिए कि हम कहेंगे इट इज द सेम, बट इन practical situations it cannot be the same,
Why? Because the issuer या lender would need more. लेंडर को तो पैसे चाहिए. लेंडर कभी बाबर ऐसा करेगा कि मुझे 1000 रुपए दो और 5 साल बाद मुझे 1000 रुपए वापस दे दो बगैर किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के. It's not possible. Why would someone do that? नहीं हो सकता. या तो ये कि बाबर मुझे या तो ये कि डिस्काउंट पर दूं बाबर को. यानी मैं कहूं कि ये है 1000 का, इसके ऊपर मैंने लिखा है 1000 रुपए इस इंस्ट्रूमेंट पर. दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. इसके ऊपर मैं लिखूं 1000 रुपए, लेकिन मैं बाबर को ये दे दूं 900 रुपए का. तो फिर दैट मेक सेंस कि हाँ 1000 की चीज 900 का दे रहा तो बाबर कमा रहा है इसके ऊपर. ठीक है. बाबर इज अर्निंग समथिंग एक्स्ट्रा व्हिच इज एक्चुअली इंटरेस्ट. In other words, it is interest, but for sake of terminology, we call it at discount. हम कहते हैं हमने डिस्काउंट पे इशू किया है. ठीक है. ओके. तो फिर ये क्या होगा? ये डिफरेंट होगा और इसके अंदर क्या चीजें आ रही होंगी? ये एडिशनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. अब आपके सर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का हमने थोड़ी देर पहले कहा कि इंटरेस्ट है और फाइनेंस कॉस्ट है. तो फिर अब आप कह रहे हैं कि इसके अंदर और भी चीजें हैं. तो मैंने आपसे इस वक्त कहा था इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल रिडेम्पशन प्रीमियम्स. ठीक है. अब आप कहेंगे रिडेम्पशन प्रीमियम्स क्या होते हैं? जब किसी चीज को रिडीम करते हैं ना, वापस जब वापसी होती है उसकी, तो वापसी पे अगर मैं आपको पैसे ज्यादा दे दूं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिडेम्पशन प्रीमियम. प्रीमियम इज ऑलवेज समथिंग एक्स्ट्रा. प्रीमियम कहते हैं जब कोई चीज ज्यादा हो. रिडेम्पशन प्रीमियम जब मैं आपको पैसे ज्यादा दूं. ठीक है. यानी आप मुझे कहें कि 1000 रुपए का बॉन्ड था जो मैंने इशू किया, लेकिन जब आप मेरे पास लेकर आए तो मैं आपको 1050 रुपए. सो दैट इज अ रिडेम्पशन प्रीमियम. बट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इज इन योर कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है. जो मैंने शुरू में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसके अंदर है कि देयर विल बी अ रिडेम्पशन प्रीमियम. ये उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट है जो वो ले रहा है और इसी वजह से तो वो मुझे दे रहा है लोन यार. नहीं तो फिर उसका फायदा क्या है? 1000 रुपए का दो, 1000 रुपए का लो वापस, तो उसका कोई फायदा नहीं. तो यही चीजें हैं जो मुझसे ले रहा है एक्स्ट्रा. ठीक है. ये नॉर्मली कब होती है? ये नॉर्मली तब होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स. पढ़ा है कभी? अब मैं आपसे कहूं मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने पैसे ले लिए बाबर से 1000 रुपए. एक साल बाद मेरे पास पैसे आ गए थे. मैं बाबर से कहूं बाबर देखो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कॉलेबल है, मैं वापस बुला सकता हूं. बाबर कहेगा ये तो मैंने 4 साल में मैंने इस पे इंटरेस्ट कमाना था, आप क्या करूंगा? तो मैं कहूंगा कॉलेबल बॉन्ड है ये 50 रुपए ले लो. ठीक है. तुमने इंटरेस्ट कमाना था, आप नहीं कमाया, 50 रुपए ले लो. ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली रिडेम्पशन प्रीमियम. इशू कॉस्ट हमने थोड़ी देर पहले कहा. प्रोस्पेक्टस. ठीक है. व्हेन यू इशू अ प्रोस्पेक्टस उस पर पैसे आएगा. ठीक है. अगर आप अंडरराइटर है वो आपसे पैसे लेगा. इशू कॉस्ट डिस्काउंट. अगर मैं डिस्काउंट पे इशू करता हूं तो मुझे सस्ता आपको देना पड़ेगा ऑन इशू. ठीक है. तो ये सब एग्जांपल्स हैं जो कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को करेंगे. तो हमने ये कहा कि ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है इसमें खाली इन्फ्लेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ये फैक्टर्स सारे ये हो सकते हैं. सो दिस विल बी मोर देन दिस वन. गॉट द आइडिया ना? गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? क्लियर है? हम अकाउंटिंग से आगे फाइनेंस पे जा चुके हैं काफी हद तक, लेकिन ट्राई टू गेट इट. क्लियर है सर? यस. जाओ आगे जाओ. ब्रेक. ओके. सो लेट्स टेक अ 2 minutes break. Pause करता हूं. Okay, so now let's talk about a deep discount bond. Have you heard about junk bonds? Junk bond. नाम सुना है? Junk bond. Okay, देखिए ये उस किस्म के कुछ बॉन्ड होते हैं. डीप डिस्काउंट यानी इसमें डिस्काउंट बहुत ज्यादा होता है. अच्छा. So this is a financial instrument और इसमें क्या होता है कि जब ये इशू होता है ना तो इसमें डिस्काउंट बहुत ज्यादा होता है. यानी अगर 1000 रुपए का मेरा और बाबर का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ तो मैं बाबर को 500 रुपए का दूंगा. ठीक है. मैंने इसको मैच्योरिटी पे 1000 रुपए देने, लेकिन इसको जब मैं दे रहा हूँ तो मैं 500 पे दूंगा, यानी आधा डिस्काउंट. ठीक है. 700, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट. तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिस्काउंट होता है ऑन इट्स वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू होती है जो उसकी फेस वैल्यू होती है बॉन्ड के ऊपर. जो बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है कि वो बॉन्ड कितने का है. इसके ऊपर एक रेट होता है which is the rate of interest which is called as coupon rate. सही है? पता है ना? अच्छा. तो इसका जो कूपन रेट होता है वो मार्केट से कम होता है. तो फिर क्या होता है कि अगर मार्केट से कम है तो लोग क्यों खरीदेंगे? तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं डिस्काउंट पे देता हूं. तो जब मैं डिस्काउंट पे देता हूं तो लोगों का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो पूरा हो जाता है. किस तरह? कुछ तो उन्हें मिल जाता है कूपन से.
ठीक है, और कुछ मिल जाता है उन्हें उस डिस्काउंट से जो कि मैं उनको दे रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ। फुल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इसमें क्या होती है? फुल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वुड बी योर इशू कॉस्ट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की प्रोस्पेक्टस वाला पे, या हम अंडरराइटर करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू, आई एम एक्चुअली गिविंग इट ऑन डिस्काउंट, तो वो भी आपको मिल रहा है, पैसे वो भी मिल रहे हैं, लेकिन मेरे तो जेब से पैसे जा रहे हैं ना, ठीक है, तो मेरा खर्चा ये हो गया, मेरा खर्चा ये हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट जो उसके ऊपर कूपन रेट है, वो भी तो मैंने पैसे आपको देने हैं, ये भी मेरा खर्चा हो गया। अगर मैं रिडेम्पशन पे आपसे कहूं कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यानी जब मेरे पास लेकर आओगे तो पैसे और 1000 की बजाय 1050 दे दूंगा, वो भी मेरा खर्चा। तो फिर मेरी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिर्फ वो इंटरेस्ट रेट नहीं है, कूपन रेट जो कि लिखा हुआ है, ये सब है। यानी मैंने इसको इशू करते हुए भी पैसे दिए हैं, मैंने आपको सस्ता भी दिया है, मैंने ये पैसे तो आपको देने ही देने हैं, और मैंने आपको रिडेम्पशन पे एक्स्ट्रा पैसे भी देने हैं। सो माय कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज एक्चुअली मोर देन what is the interest which I'm paying you, कूपन रेट, ठीक है। इसी वजह से वहां पे जो लिखा हुआ आया था ना इफेक्टिव इंटरेस्ट, वो ज्यादा होता है और जो इंटरेस्ट पेड होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट वी स्टडीड, सही है। अच्छा, अब आते हैं इनिशियल। अब अगर इनिशियल अमाउंट पे जाए तो वो होगी जो पैसे मुझे मिलेंगे, जितने पैसे मुझे मिलेंगे, यानी जितने पैसे मैं बाबर से लूंगा, वो होगा इनिशियल अमाउंट, उसके ऊपर मैं लिख दूंगा। फिर बाद में क्या करूंगा? फुल फाइनेंस कॉस्ट विल बी चार्ज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन फिर उसकी लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में पैसे देता रहूंगा बाबर को इंटरेस्ट के, और साथ ही उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा कि मेरा इंटरेस्ट इतना हो गया, इतना हो गया। देखिए, एक इंटरेस्ट पेड है और एक ये सारी चीजें जो कि मैंने देनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इंटरेस्ट पेड तो मेरा जा रहा होगा लेट्स से 200 रुपीस, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी या जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है, यानी जो मेरे ऊपर एक्सपेंस आ रहा है इंटरेस्ट का, या फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आ रही है, वो ज्यादा होगी, वो लेट्स से 800 है, लेकिन इंटरेस्ट पेड 400 होगा। तो इसका मतलब ये कि विद द पासेज ऑफ टाइम मेरी लायबिलिटी ज्यादा होगी, मेरी लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इंस्टेड ऑफ कम होने की। हमने ये पढ़ा था ना, अगर आपको वो बॉन्ड का वो याद है जो हम लोग बॉन्ड्स के लिए बनाते थे, या लोन का रीपेमेंट का शेड्यूल, या बॉन्ड की रीपेमेंट का शेड्यूल याद है? पढ़ा है? पढ़ा है क्लास? नहीं पढ़ा? पढ़ा था या नहीं पढ़ा? से यस और नो? हमने जब हम बॉन्ड को रीपे करते हैं या बॉन्ड की लाइफ का हम एक शेड्यूल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, जिस तरह हम लोग एसेट की लाइफ का बनाते हैं, एग्जैक्टली सेम होता है, सेम कैलकुलेशन होती है, नाम अलग होते हैं। हाँ, एमोर्टाइजेशन उसको बोलते हैं, याद है? अच्छा, यहां पर आपने देखा होगा ना कि विद द पासेज ऑफ टाइम जितने पैसे आप दे रहे हो वो कम होते जाते हैं। यहां पे इस तरह, यहां पे ज्यादा होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैं पैसे दे रहा हूं वो तो कम है, लेकिन जो मेरी लायबिलिटी है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो फिर जब मैं आखिर में बाबर को 1050 रुपए दूंगा ना, तो वो जितने भी पैसे मेरी लायबिलिटी बन गई वो सारी की सारी इसको चले जाएंगे, वो सारे एक साथ चले जाएंगे। तो यानी मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। अभी इसको जब करते हैं ना कि इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। The constant periodic rate of interest, okay, this is called the effective rate. The constant periodic rate of interest can be calculated in the same way that an internal rate of return. IRR याद है? याद है? इस तरीके से कैलकुलेट। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस कोर्स में IRR आपने कैलकुलेट नहीं करना, इट विल गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा, यानी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको गिवन होगा, आपने सिर्फ उसको अप्लाई करना है, आपने उसको सिर्फ अप्लाई करना है। नहीं तो फिर उसकी कैलकुलेशन एक अलग स्टोरी थी कि वो भी आपको सीखी, लेकिन वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओके, आगे चलें। सो वंस अगेन दिस इज द फॉर्मूला, याद आ गया? थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो आपका एमोर्टाइज्ड कॉस्ट विल बी इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, जो पैसे मेरे पास आएंगे जिस पे मैंने रिकॉर्ड करना है उसको, प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट पे। सही है? फॉर्मूला याद रखो। स्टार्ट करें क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। ओके, लोन नोट इज इशूड फॉर 1000. नाउ व्हाट डज दिस मीन? लोन नोट इज इशूड फॉर 1000. जी क्लास, जी क्लास, इसका क्या मतलब है? इशू हो रहा है 1000 पे, व्हाट डज दैट मीन? Initial, okay. The loan note is redeemable at 1250. What does that mean?
रिडीमेबल 250. यानी हाँ प्लस 250 यू विल बी पेइंग एक्स्ट्रा। यानी बाबर ने मुझे 1000 रुपए दिए, लेकिन जब मैं बाबर को वापस पैसे करूंगा रिडीमेबल होगी तो कितने पे होगी 1250 पे। तो इसका मतलब ये कि 1000 तो देने ही देने, ठीक है, बिकॉज़ दैट इज द लोन अमाउंट, लेकिन 250 एक्स्ट्रा जाएंगे, यानी ये 250 चले जाएंगे वो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट वाले इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे चले जाएंगे, ठीक है, जो हमने कहा था कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक, आगे चलें। The term of the loan is 5 years. This is the life or maturity. ठीक है, पढ़ा हुआ है ना maturity, ठीक, तो maturity 5 years होगी and interest is paid at 5.9% per annum। ये क्या चीज होगी? इंटरेस्ट रेट, लेकिन इसको बोलते क्या है बॉन्ड्स के केस में? कूपन। सो दिस इज योर कूपन। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अब देखें इफेक्टिव रेट उसने पहले से आपको कैलकुलेट करके दे दिया, ये वो आईआरआर था जो आप कैलकुलेट करते, ठीक है, और जब आप ये कैलकुलेट करते तो आपको ये आपके पास फिगर आता, और आपको मैंने कहा था कि ये इससे ज्यादा होगा बिकॉज़ दिस इज एक्चुअली योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में हमने पढ़ा कि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कितने पैसे इसको देने हैं, इसके अलावा भी आपके खर्चे होते हैं, वो सारे मिलाकर 10% है, यानी असल में ये लोन आपको 10% का पड़ा। नहीं तो बाबर के साथ तो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ 5.9% का, ठीक है, लेकिन आपने उसे कहा कि 250 एक्स्ट्रा भी दूंगा, फिर अगर यहाँ पे कुछ और होता कि आपके कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ इशूइंग द बॉन्ड तो वो भी है बीच में, या कोई और चीजें भी हैं, तो वो सब मिलकर इट अमाउंट्स टू 10%, बट यू नीड टू पे बाबर 5.9% ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड व्हिच इज 5 years। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? अब इसका वो टेबल बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, शो हाउ द वैल्यू ऑफ द लोन नोट चेंजेस ओवर टाइम। टेबल बना सकते हैं क्लास? जो मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल कहा है, एक टेबल बनता है, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है, बताएं। अब इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा तो रिकॉर्ड किस अमाउंट पे करूंगा? 1000 पे, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हमने क्या कहा था? इनिशियल वैल्यू क्या होती है? जितने पैसे आपके पास आ रहे हैं, initially recognized at its fair value, which means the net proceeds of the cash received less any cost of issuing the liability। इसमें इसने कुछ कहा कि कोई और पैसे देने पड़ रहे हैं? नहीं ना, तो इसमें नहीं है, आगे वाले क्वेश्चंस में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि this is actually what you will record as your liability। So when you record it as a liability, what will be your entry? journal entry आप क्या कर रहे होंगे? क्रेडिट किस चीज को कर रहे होंगे? जी क्लास, बाबर के साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, बाबर ने मुझे कितने पैसे दिए? कैश डेबिट, कैश और बैंक, नॉर्मली चीजें बैंक में होती है, ठीक है। सो लेट्स से चलें कैश और बैंक डेबिट हो जाएगा 1000 का, 1000 ये मुझे दे रहा है, ठीक। तो मेरी लायबिलिटी किस वक्त क्रिएट हो रही है? 1000 की, इनिशियली यही क्रिएट होगी, लेकिन फिर विद द पासेज ऑफ टाइम ये ज्यादा होगी। देखिए वो कह रहा है हाउ द वैल्यू ऑफ द लोन नोट चेंजेस। इसका मतलब ये है कि हर साल, मैंने आपसे कहा ना कि instead of decreasing it will actually increase। why? because this effective rate is more than this rate। फिर आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे, जब ये दोनों इक्वल हो ना तो nothing will happen, it will stay the same। अगर ये इक्वल होते हैं तो सेम रहता है, ठीक, लेकिन अब चूंकि ये ज्यादा है तो ये आपकी लायबिलिटी हर साल ज्यादा होगी। ओके, सो इनिशियली कैश और बैंक 1000 एंड योर लोन नोट या आप जो भी लेते हैं बॉन्ड व्हाटएवर पेबल 1000, या आपकी इनिशियल ट्रांजैक्शन, सही है। अब चलते हैं, अब क्या होगा? अब 1000 में मैंने इसको स्टार्ट किया, सही है। अब पहले साल क्या होगा? पहले साल क्या होगा? पहले साल क्या होगा? इस 1000 पे मुझे बाबर को इंटरेस्ट पे करना है, कितना? नहीं, बाबर को कितना पे करना है? द टर्म ऑफ द लोन इज 5 years। एक तो ये 5 साल जाएगा, एक तो ये बात क्लियर हो जाएगी, ये 5 साल, ठीक है, एक चीज। Secondly, and interest is paid at, तो फिर किस अमाउंट पे आप इसे इंटरेस्ट देंगे बाबू? 5.9%, ठीक है। तो 5.9% इसका कितना बनेगा? 29। ये मैं इसको इंटरेस्ट दे दूंगा, ठीक, लेकिन ये इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन जो उसने मुझे कहा कि अगले साल जो उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है सबसेक्वेंट, वो सबसेक्वेंट उसने किस उस पे रिकॉर्ड करनी है? एट ना, उसका नाम क्या है?
हाँ amortized cost. Subsequent measurement इसकी क्या है? The subsequent measurement is called as will be carried at amortized cost. इसको हम बोलते हैं amortized cost और इसका फॉर्मूला क्या है? Initial value plus effective interest. तो फिर इसको फाइंड आउट करना है. इंटरेस्ट रेट तो आपने फाइंड आउट करके मुझे दे दिया ना 59, ठीक है, वो आ गया. इफेक्टिव इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है. इफेक्टिव इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आसानी के लिए आपको रेट गिवन है. तो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना बन गया? 100. अच्छा अब जरा कैलकुलेट करें. 1000 प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट प्लस 100 माइनस इंटरेस्ट पेड माइनस 59 इक्वल्स 1041. सही है. तो इसका मतलब द नेक्स्ट ईयर इट विल बी शोन एज 1041. This 1041 is amortized. Yes. हाँ दिस इज amortized. ठीक है. हालांकि आप कहेंगे amortized मींस कि वो कम हो जाए, but it's the other way around. Why is that? Because the effective interest rate is more than the coupon rate. That's why. ठीक है. क्लियर हो गया. सेकंड ईयर क्या होगा? 61.41. क्या होगा? 61.5. 61.5. Interest paid 61.5. Sure? Yes. Sure? Sir, ये principal amount पे interest नहीं आएगा? कूपन हमेशा किस अमाउंट पे लगता है? Principal. जो बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है. Even if you buy the bond at 2000, देखिए एक बात याद रखें. Even if you buy the bond at 2000, 1500, 1200, 500, 600, 700, the coupon which is given to you or which is paid by the entity is always what is written on the face, and the face says 1000 for all organizations, for all instruments, bonds in the country. उस कंट्री के अंदर ये रूल है 1000 का तो 1000 ही रहेगा. चाहे आप बाबर को कहें ये मैं 2000 का बेचूंगा. क्यों? क्योंकि मैं पीएसओ हूं, तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. पाकिस्तान रेलवेज वो कितने का बेच रहा होगा? ये कितने का बेच रहा होगा? ये पाकिस्तान रेलवेज कितने का बेच रहा होगा? ये बॉन्ड 500 का. व्हाई? क्योंकि आप कहेंगे यार ये पता नहीं 1000 दे सकता है कि नहीं, तो डिस्काउंट पे खरीदो ताकि कुछ फायदा हो जाए. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट गोस. यानी आप जितने भी बेच रहे या खरीद रहे हैं, दिस इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दिस कि व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड व्हाट इज द कूपन रेट ओवर हियर व्हिच सेज 5.9% एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ द बॉन्ड 5 years. ये तीन चीजें होती हैं बॉन्ड के अंदर. ठीक है. सही है. क्लियर है. आ जाए वापस. सो दैट मींस 59. And now your effective interest would be 10% of 1041. अब ये 1041 देना है. ठीक है. क्योंकि देखें ये तो जो इंटरेस्ट लग रहा है ये तो आप उसको पे कर रहे हैं ना. दिस इज इंटरेस्ट व्हिच यू आर पेइंग. लेकिन आपका इंटरेस्ट कॉस्ट तो ये है एक्चुअल 10% है इस अमाउंट का. सो दिस वुड बी 0.1 Yes. Okay. So now your amortized cost would be 1086. अब यहाँ पे दोबारा फिर दोबारा 59. Yes. This would be 0.6. This would be 1 class. एक को प्लस करना है, एक को माइनस करना है. 1135. 1135.6. 1135.6. 59. This amount would be 113.56. ये क्या होगा? 1190. जी क्लास 1190. 1190. इस तरह आप करते जाएंगे. और कितने सालों के लिए करेंगे? मैंने आपसे क्या कहा था? 5 साल. ठीक है. ये आप करते जाएंगे till it reaches 5.
अब 5 में क्या करेंगे? अब बिल्कुल आखिरी साल में रहते हैं, बल्कि हम आ ही गए आखिरी साल पे, चलिए हम आखिरी साल में आ ही गए हैं तो कर दें। ठीक, मैं कह रहा था जल्दी से आप मुझे 1 2 3 1 2 3 4 5 हम आखिरी साल पे आ गए, ठीक है? ओके, आखिरी साल पे आ गए। सो दिस वंस अगेन वाज 59, दिस वुड बी 1190, ठीक है? अब यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा क्लास? 5 साल पूरे हो गए ना, तो 5 साल पूरे हो गए तो फिर would there be any liability left? Why? Because you need to pay back. अच्छा, how much you would pay back? कितने पैसे देंगे उसको? अब आ जाएगा ये over the years कितने पैसे जमा होंगे over the years? अच्छा चलें पहले इसको देखते हैं। आपने बाबर को कितने पैसे वापस करने थे? बाबर को आपने कितने पैसे वापस करने थे? क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था? Question said that the loan note is redeemable at 12. तो आपने बाबर को कितने देने? 1250 देने, ठीक है? और मैंने आपसे कहा था कि एट द एंड वो पैसे उसके बराबर हो जाए। जरा चेक करें 1190 1250 आ रहा है। ठीक है, 1250 जब मैं इसको दूंगा तो वो सारे वो जो जितने भी वो कॉस्ट आ रही थी ये सारी पे हो गई। हालांकि दरमियान में आई वाज पेइंग 59, ठीक है, बट एट द एंड आई एम पेइंग 59 और ये सो दैट वुड बी 1250। चलिए टेबल पे कैसे मेंशन करेंगे? जैसे आपने मेंशन किया, मुझे इससे कोई काम नहीं, ठीक है? मुझे आंसर से मतलब होता है, मुझे कोई मतलब नहीं आप किस तरह लिखते हैं, जिस तरह लिखते हैं आप लिखते हैं। सिर्फ ये सोचे कि है क्या। गेट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द टर्म लाइफ, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बॉन्ड यू आर पेइंग बाबर 1250 एंड हाउ वुड यू जस्टिफाई कि वेयर इज दिस 1250 या वेयर हैज इट कम फ्रॉम? आखिरी साल आपने मुझे क्या करके बताया कि सर इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है? 119। अच्छा, और ये कितना है? 59। आपने बाबर को कितना पे करना है? 1250। जरा इसको ऐड करें। अच्छा, 1250 आपने बाबर को 1250 पे करना है, ठीक? 1250 आपने बाबर को पे करना है ना, और 59 आपने उसको इंटरेस्ट का भी देना है, ठीक है? तो आपने बाबर को ये पे कर दिया और आपका पूरा लोन का जो आपका रिडेम्पशन का एमोर्टाइज कॉस्ट जो है वो जीरो हो गया, आपकी लायबिलिटी जीरो हो गई। हर साल आपकी लायबिलिटी बढ़ती गई। सो एवरी ईयर व्हेन यू विल राइट इट इन योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आप लायबिलिटी को पहले आपने रिकॉर्ड कर लिया 1000 पे, नेक्स्ट ईयर इट विल बिकम 1041, ठीक है? नेक्स्ट ईयर इट विल बिकम 1086, नेक्स्ट ईयर इट विल बिकम 1135.6, नेक्स्ट ईयर इट विल बिकम 1190, लेकिन अब इसके अंदर ये 50 वाला भी आ रहा होगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट ईयर आप पे कर देंगे 1250, आपने सारा उसको पे ऑफ कर दिया, सारी लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई, ठीक है? लेकिन हर साल आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंस चार्ज आ रहा होगा। वो फाइनेंस चार्ज आपका क्या होगा? ये इंटरेस्ट पेड है, ये इंटरेस्ट है जो कि आपने देना है, ठीक है? तो इंटरेस्ट चार्ज भी होगा। अभी आपको बताते हैं इधर क्या लिखेंगे। यहां तक क्लियर है? टेबल तक क्लियर है? तो मैं आगे आपको समझाऊंगी इसका क्या है। ओके, आगे आए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमाउंट यहां से, ये जो अमाउंट मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने आपसे कहा कि ये आपको शो करना पड़ेगा कहां पर? फाइनेंशियल पोजीशन। इतनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपकी हर साल ज्यादा होगी। अब हर साल आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने शो करना है कि कितना फाइनेंस कॉस्ट है। तो फाइनेंस कॉस्ट आप लोग क्या लिखते हैं? द कैरिंग अमाउंट ऑफ द डेट amortized cost is the net proceeds plus finance charges recognized in the accounts less payments में। ये कैरिंग अमाउंट आपके पास आ गई जो कि ये वाली अमाउंट्स थी, ये आप लोग उधर शो कर देंगे। आप लोग अपनी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर रहे होंगे कि कितने कितने पैसे आपने चार्जेस आपके ऊपर हैं, कितने आपने पे कर दिए वो 59 है, और जो चार्जेस हैं वो ये हैं। तो आपकी ऑब्लिगेशन करंट लॉन्ग टर्म है, लेकिन इन द लास्ट ईयर इट विल बिकम करंट। ठीक, ये शो करके बताया गया हर साल क्या क्या होगा, शो करें इसको, अभी करें, टाइम है हमारे पास, कैन वी डू दैट, कैन वी डू दैट नाउ? अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये बताऊंगा कि इसको कैसे आप रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे। आपको मैंने ज़बानी तो बता दिया, लेकिन हर साल कितना लिखूंगा, ये हर साल लिखूंगा फाइनेंशियल पोजीशन, ये हर साल लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, और इस तरीके से आप लोग शो करेंगे। आखिरी ईयर में सारा करंट करना होगा, क्योंकि आखिरी ईयर में सारे पैसे पे करना, ठीक है? क्लियर? Yes, sir.